हेलो स्टूडेंट, दिस इज एनके। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी चैप्टर 2। ठीक है, क्लास 10 का बायोलॉजी चैप्टर 2। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है, जिसमें हम लोग जीवों के विकास के बारे में पढ़े थे। तो जीवों के विकास, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले जीवों के विकास से मेरा कुछ प्रश्न है, उसको आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। पहला प्रश्न यह है कि डायनासोर का युग कितने वर्ष पूर्व था। ठीक, ये पहला क्वेश्चन है मेरा। सेकंड क्वेश्चन यह है कि डायनासोर के युग में जो पौधे पाए जाते थे वो अभी भी पाए जाते हैं, वो कौन से हैं, उसका नाम बताओ। ठीक, कमेंट बॉक्स में बताना। थर्ड क्वेश्चन है विकास का जनक किसे कहा जाता है। चौथा प्रश्न है समृद्धि लक्षण के उदाहरण। ठीक है, समृद्धि लक्षण के उदाहरण देना है आपको। ठीक, इतना क्लियर है। ये चारों क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप जीवों में विकास के चैप्टर पूरा पढ़े हैं, नोट्स बना है, तो इन चारों क्वेश्चन का आप आंसर देना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। अब हम आते हैं हमारे क्लास 10 के चैप्टर 2 में, बायोलॉजी के चैप्टर 2 में। हमारा चैप्टर 2 है हमारा पर्यावरण। ठीक है, हमारा पर्यावरण, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। देखो, पारिस्थितिक तंत्र में हमारा पूरा पर्यावरण आ जाता है। ठीक, तो पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह है एक जीव से दूसरे जीव में, ऊर्जा का प्रवाह वो कैसे होगा इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और यहाँ पे मैं जिन जिन टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में उनका यहाँ पे लिख दिया हूँ। फर्स्ट है हमारा पारिस्थितिकी या पारितंत्र। ये क्या है, किसे कहते हैं पारिस्थितिकी, इसके बारे में जानेंगे। सेकंड है हमारा पोषक स्तर। पोषक स्तर कैसे बना है, ठीक, क्या है पोषक स्तर, इनसे मिलकर बना है, ये पढ़ेंगे पोषक स्तर में। थर्ड है हमारा पारिस्थितिक पिरामिड। जो ऊर्जा जो प्रवाह होती है एक जीव से दूसरे जीव में, उनके बीच एक पिरामिड बनता है। ठीक, उसको पढ़ेंगे हम लोग। और ये पारिस्थितिक पिरामिड वो 3 भाग में बटा हुआ है हमारा। जीव संख्या के आधार पर पिरामिड, जीव भार के आधार पर पिरामिड और ऊर्जा के आधार पर। इतना क्लियर। उसके बाद हमारा है चौथा टॉपिक कार्बन चक्र। ठीक, इसको पढ़ेंगे आगे। और हमारा लास्ट टॉपिक है पारिस्थितिक तंत्र में मनुष्यों का हस्तक्षेप। देखो भैया, मनुष्य तो हर जगह, ठीक है, धरती में, हवा में, आकाश में, सभी जगह हस्तक्षेप करते हैं। उनका कर्तव्य ही बन गया है कि प्रकृति के साथ चलना, कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो प्रयोग करना भी जरूरी है। लेकिन मनुष्य अधिकतर हर चीज में हस्तक्षेप करते हैं। तो क्या क्या हस्तक्षेप कर सकते हैं, इनके बारे में हमारा लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा पर्यावरण में पारिस्थितिक या पारितंत्र। तो फर्स्ट देखेंगे कि हमारा पारिस्थितिक या पारितंत्र किसे कहते हैं भैया। ठीक, तो हमारा इस चैप्टर में फर्स्ट है पारिस्थितिक या पारितंत्र। तो इसका डेफिनेशन कैसे बनाएंगे। डेफिनेशन एकदम सिंपल है हमारा। ठीक है, हमारे आसपास जितने भी जीव है, क्या हमारे आसपास जितना भी जीव है वो सभी एक दूसरे के साथ क्या रहते हैं, परस्पर संबंध रखते हैं कि नहीं रखते हैं, संबंध दर्शाते हैं। तो उन्हीं संबंध जो दर्शाते हैं जो जीवों के समुदाय, उसी को हम क्या कहेंगे, पारिस्थितिक या पारितंत्र। तो डेफिनेशन कैसे बनाएंगे कि प्रकृति में जीवों के समुदाय, विभिन्न समुदाय, ठीक है, विभिन्न समुदाय, क्योंकि बहुत सारे जीव है, हम मनुष्य, ठीक, और कुत्ते, बिल्ली, ठीक, लायन, जिराफ, कैट बोल दिया था, ठीक है, और बहुत सारे, जितना भी आप इमेजिन कर सकते हो, जितना भी आप जानते हैं, सभी जीव एक दूसरे के साथ क्या रखते हैं, संबंध दर्शाते हैं। पारिस्थितिक या पारितंत्र। चलो डेफिनेशन लिखते हैं। तो इसका डेफिनेशन लिखेंगे कि प्रकृति में जीवों के विभिन्न समुदाय प्रकृति में जीवों के विभिन्न समुदाय एक साथ रहते हैं और परस्पर एक दूसरे के साथ संबंध दर्शाते हैं। पारिस्थितिक लिखो या पारिस्थितिक,
या पारिस्थितिकी। ठीक, दोनों का मतलब एक ही है, पारिस्थितिक या पारितंत्र, पारिस्थितिक या पारितंत्र कहलाता है। क्लियर है इतना? सभी जीव एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, जैसे कि हम लोग अपने भोजन के लिए पौधे के ऊपर निर्भर रहते हैं कि नहीं रहते हैं? रहते हैं। दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर रहते हैं, तो हमारे बीच उन सब के बीच संबंध है कि नहीं है? तो उन्हीं संबंधों को क्या कहेंगे हम लोग? पारिस्थितिक या पारितंत्र कहेंगे। इतना क्लियर है? क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि पहले तो देखते हैं कि पारिस्थितिक जो है, पारिस्थितिक शब्द का सर्वप्रथम पारिस्थितिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? पारिस्थितिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी, वैज्ञानिक का नाम है, याद रखना, इसको नोट्स लिखते रहना साथ साथ में। ठीक है, पारिस्थितिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टेंसले ने 1935 में किया था। क्लियर है? तो सर्वप्रथम पारिस्थितिक इकोसिस्टम का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? एजी टेंसले ने। कब? 1935 में। ठीक है, इतना क्लियर है? अब आगे चलते हैं, आगे चलेंगे। अब देखते हैं भैया, पारिस्थितिक सर्वप्रथम प्रयोग किया था एजी टेंसले ने। अब इसका देखते हैं कि जनक कौन है सर्वप्रथम। ठीक, पारिस्थितिक के क्षेत्र में कोई वैज्ञानिक रहे होंगे, उन्हीं ने तो हमारे बीच में पारिस्थितिक तंत्र के बारे में रखा होगा ना इसका पूरा। तो पारिस्थितिक का जनक देखो, विश्व लेवल में देखेंगे, विश्व स्तर में तो उसका अलग वैज्ञानिक है, पूरे वर्ल्ड का बोलेंगे तो। हमारे भारत का बात करेंगे तो वहाँ अलग है। जो भारत देश में हमारे पारिस्थितिक के क्षेत्र में एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने भी बहुत ज्यादा योगदान दिया। उन्होंने बहुत बड़े अपने यूनिवर्सिटी भी सरकार के द्वारा आयोजित करवाया। ठीक है, अब पहले तो देखते हैं कि विश्व स्तर में कौन है हमारे पारिस्थितिक तंत्र के जनक। वो थे यूजीन ओडा, ये हमारे थे पारिस्थितिक का जनक। और भारत में देखेंगे तो कहाँ? भारत में, हमारे भारत में पारिस्थितिक का जनक वो कौन है? वो है डॉक्टर रामदेव मिश्र जी। कौन है? मिश्र जी। ठीक, मिश्र, डॉक्टर रामदेव मिश्र जी, ये थे हमारे भारत के पारिस्थितिक के जनक। इतना क्लियर है? अब देखते हैं कि पारिस्थितिक के जब हम अध्ययन करेंगे पारिस्थितिक के बारे में, तो अध्ययन को क्या कहेंगे हम लोग? बहुत सिंपल है वो भी। अगर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं पारिस्थितिकी के बारे में, तो सर्वप्रथम तो इसको मैं यहाँ इस तरफ को मिटा देता हूँ। आपने देख लिया होगा कि इन टॉपिक को हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि पारिस्थितिकी के अध्ययन, पारिस्थितिकी के अध्ययन को क्या कहेंगे? पारिस्थितिकी के अध्ययन को कहते हैं पारिस्थितिक विज्ञान। क्या कहते हैं? पारिस्थितिक विज्ञान। इंग्लिश में बोलेंगे तो इकोलॉजी। क्या है? इकोलॉजी। देखो, इकोलॉजी जो वर्ड है वो हमारा यूनानी से लिया गया है, यूनानी भाषा से लिया गया है। किस भाषा से लिया गया है? यूनानी भाषा से लिया गया है। समझ में आ रहा है? यूनानी भाषा है हमारा ये इकोलॉजी। ठीक है, और इकोलॉजी को देखेंगे तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है इकोलॉजी। इको और लोगस, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। इको का मतलब होता है घर। इको का मतलब क्या? घर। लोगस का मतलब क्या? अध्ययन। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा? घर का अध्ययन। लेकिन भैया हम देखेंगे कि हम तो पढ़ रहे हैं पारिस्थितिक विज्ञान, पारिस्थितिक तंत्र, हमारा पर्यावरण।
तो हमारा घर कहाँ से आ गया, घर कहाँ से आया, देखो इसका अर्थ ये है घर का अध्ययन। देखो घर में भी जितना भी वस्तु है, जितना भी सामान है हमारे घर, वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, संबंध दर्शाते हैं, एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, संबंध दर्शाते हैं। इसलिए हमारा जो इकोलॉजी का अर्थ है घर का अध्ययन, कैसे संबंध दर्शाएंगे। आप लोग सब्जी बनाओगे तो सब्जी के लिए क्या लेना पड़ेगा, सब्जी बनाने के लिए पहले तो कढ़ाई लेना पड़ेगा। अब सब्जी बनाया है तो कढ़ाई में क्या डालना पड़ेगा, तेल डालना पड़ेगा। अब सब्जी बनाया है तो उसमें प्याज, लहसुन, जो भी आप सर्वप्रथम डालते हैं तेल में, उसको तो डालना पड़ेगा ना। तो वो उसके बाद सब्जी डालो। तो अगर कढ़ाई नहीं है तो सब्जी नहीं बनेगा, तेल नहीं है तो भी सब्जी नहीं बनेगा। अब सब्जी ही नहीं है तो सब्जी बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो एक दूसरे के साथ संबंध दर्शा रहे हैं कि नहीं दर्शा रहे हैं, दर्शा रहे हैं। और यही हमारा क्या है, प्रकृति में जीवों के विभिन्न समुदाय एक साथ रहते हैं और परस्पर एक दूसरे के साथ संबंध दर्शाते हैं, पारिस्थितिक या पारितंत्र कहलाता है। तो समझ में आया हमारा घर का अध्ययन क्यों कहलाता है, क्योंकि एक दूसरे के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, संबंध दर्शा रहे हैं। इसलिए हमारा ये वर्ड बना इकोलॉजी। इतना क्लियर है इकोलॉजी। हमारा इकोलॉजी में ये फर्स्ट जो था ना, हमारा यहाँ पे लिखे थे कि इन सब्जेक्ट को पढ़ना है, इन टॉपिक को पढ़ना है। वो फर्स्ट था हमारा पारिस्थितिक या पारितंत्र। तो पारिस्थितिक या पारितंत्र में हमें इतना जानना था सर्वप्रथम तो कि पारिस्थितिक तंत्र है क्या, उसके सर्वप्रथम प्रयोग, वर्ड का प्रयोग किसने किया, जनक कौन है, भारत में जनक कौन है, ठीक है। और ये पारिस्थितिक के अध्ययन को क्या कहते हैं। और इकोलॉजी है, इकोलॉजी कितने वर्ड से मिलकर बना है ये, ठीक। ये हो गया हमारा पहला टॉपिक खत्म। सेकंड टॉपिक देखेंगे हमारा पोषक स्तर। क्या देखेंगे, पोषक स्तर। आप साथ नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। और सॉरी अगर बाहरी नॉइस आ रहा होगा तो, ठीक, पढ़ाई के साथ। तो इतना क्लियर है हमारा पोषक स्तर। ये पहला टॉपिक खत्म। अब आते हैं हमारा पोषक स्तर में। इसमें पोषक स्तर देखो एकदम सिंपल है, बहुत ही सिंपल। देखो पोषक स्तर कैसे बनेगा, स्तर बनाना है हमें। हम लोग किसके ऊपर निर्भर है, उत्पादक के ऊपर, मतलब कि पौधे ऊपर ना, खाते हैं ना हरी सब्जियां, ठीक है। वो क्या है, उत्पादक है। उत्पादक को खाने वाला क्या है, उपभोक्ता। हम लोग क्या है, उपभोक्ता। और उपभोक्ता जब मृत्यु हो जाती है उन लोगों की, तो उनका अपघटन कौन करते हैं, अपघटक करते हैं। कौन करते हैं, अपघटक करते हैं। तो ये जो श्रृंखला है, ये स्तर जो है वो बने रहते हैं। पहले उत्पादक, उपभोक्ता, फिर कौन, अपघटक। तो ये तीनों को मिलाने पर, इन तीनों को मिलाने पर क्या बनता है, हमारा पोषक स्तर बनता है। क्या बनता है, हमारा पोषक स्तर। और इन्हीं में हमारा डेफिनेशन है भैया, इन्हीं में हमारा डेफिनेशन। कैसे लिखेंगे डेफिनेशन, तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक को एक साथ लिखने पर हमें एक श्रृंखला प्राप्त होती है, जिसे पोषक स्तर कहते हैं। सॉरी। तो इतना क्लियर है कि नहीं है ना, कि उत्पादक जो है उसको ग्रहण कौन करेगा, उपभोक्ता। और उपभोक्ता जो है उसको जब मृत्यु हो जाएगा तो उसको अपघटन कौन करेगा, अपघटक करेंगे, ठीक है। इतना क्लियर है। तो हमारा जो उत्पादक तो सर्वप्रथम रहेगा, और उपभोक्ता अलग अलग हो सकते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। अब वो ये प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक कैसे रहेंगे, वो उन लोगों के श्रृंखला ऊपर रहते हैं, खाद्य श्रृंखला ऊपर। जितने ज्यादा उपभोक्ता हैं उतने ज्यादा प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ, पंचम ये सब बनते रहेंगे, ठीक। तो ये हमारा हो गया पोषक स्तर। पोषक स्तर को समझने के लिए एक आरेख बना रहा हूं यहाँ पे मैं, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके और पीछे करके, बैक करके आप जो डेफिनेशन लिखा है उसको लिख सकते हैं। तो पोषक स्तर हमारा उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटन से बना है। तो देखो जो प्रथम पोषक स्तर
प्रथम पोषक स्तर, द्वितीयक पोषक स्तर और तृतीयक पोषक स्तर। क्लियर है? कहाँ क्लियर है? अभी तो स्टार्ट ही हुआ है क्या, कहाँ क्लियर हो जाएगा? अभी पूरा बताया ही नहीं हो। तो देखो जो सपाटिक और हमारा यहाँ पे रहेगा अपघटक। ये क्या है हमारा? अपघटक। अपघटक किसे कहते हैं? जो उत्पादक उपभोक्ता मतलब कि प्रथम पोषक स्तर, द्वितीय पोषक स्तर और तृतीय पोषक स्तर के मृत शरीर को अपघटन कर देते हैं, उसे कहेंगे अपघटक। क्लियर इतना? अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो प्रथम पोषक स्तर है ना, वो द्वितीय पोषक स्तर से सम्मिलित है, मतलब संबंध दर्शाता है, और जो तृतीय पोषक स्तर है तृतीय पोषक स्तर से संबंध दर्शाता है। और ये जो तीनों हैं, ठीक, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, ये तीनों अपघटक से संबंध दर्शाते हैं। यहाँ पे देखेंगे हमारा जो प्रथम पोषक स्तर है उसमें कौन आएंगे? उत्पादक आएंगे भैया। प्रथम पोषक स्तर हमेशा उत्पादक ही रहेंगे। कौन रहेंगे? उत्पादक ही रहेंगे। द्वितीय पोषक स्तर में कौन आएगा? हमारा शाकाहारी जी, ठीक, जो क्या करते हैं, जो घास, हरी सब्जियां, इन सभी को ग्रहण करते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? शाकाहारी। तो प्रथम पोषक स्तर के ऊपर निर्भर कौन रहेंगे? द्वितीय पोषक स्तर। अब ये जो शाकाहारी खाने वाले हैं उनके ऊपर कौन निर्भर रहेगा? मांसाहारी जीव। तो मांसाहारी, समझ में आया इतना? और ये हमारा हो गया डिकम्पोजर, मतलब कि अपघटक। तो प्रथम पोषक स्तर द्वितीय पोषक स्तर के साथ संबंध दर्शा रहा है, द्वितीय पोषक स्तर तृतीय पोषक स्तर के साथ संबंध दर्शा रहा है, और हमारा जो तीनों पोषक स्तर है वो अपघटक के साथ संबंध दर्शा रहा है। क्योंकि पृथ्वी में जो जीव उत्पन्न हुआ है, पैदा लिया है, उसका मृत होना तो जरूरी है और ये आवश्यक है और होता ही है। ठीक है, जो धरती में जन्म लिया है वो तो मरता ही है और मरेगा ही, कुछ भी कारण से हो। तो इन सभी में प्रथम, द्वितीय, तृतीय इसके ऊपर निर्भर है, एक दूसरे के ऊपर हमेशा निर्भर रहते हैं। इतना क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? चलो तो आगे बढ़ेंगे। आगे देखेंगे हमारा अगला टॉपिक था हमारा पिरामिड।